आज हम बात करेंगे जो भी रिसर्च है, हम अगर रिसर्च करते क्यों हैं, ठीक है। तो रिसर्च अगर हमें पढ़ाई जा रही है तो उसका बेसिक रीजंस क्या है हमें रिसर्च पढ़ाने का। तो रिसर्च टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीएचडी करने जाओगे फ्यूचर में तो आपको क्या कराया जाएगा, आपको खुद की अपनी एक रिसर्च लिखनी होगी, ठीक है। हर स्टूडेंट्स को अपनी पीएचडी की रिसर्च लिखनी होती है, ठीक है। तो उसी को इसीलिए हमें क्या पढ़ाया जाता है, पहले रिसर्च को क्लियर किया जाता है ताकि आप अपनी खुद की रिसर्च एक बेहतर तरीके से लिख सको। उसको लिखने के तरीके, आपको एक रिपोर्ट राइटिंग का मेथड आपको पहले से ही सिखाया जाता है। तो आप जब भी पीएचडी करना चाहोगे या फिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां एमएससी की डिग्री जब आपको करनी होती है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, खुद की एक रिसर्च लिखनी होती है। हर बच्चे को अपनी खुद की एक रिसर्च लिखनी होती है, इसीलिए आपको ये रिसर्च वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है। इसीलिए नेट के एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में आपके रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैंने अपनी जो रिसर्च है उसको 1 मिनट की वीडियो में मैंने अपनी खुद की बुक आपको जो बनाई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये मेरी खुद की बुक है जो मैंने अपने लिए रिसर्च की थी, ठीक है। जो मेरी एमएससी की थीसिस थी वो उसकी बुक है ये। तो वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उसको थीसिस बोलते हैं, कुछ में डिसर्टेशन बोलते हैं और कुछ में रिपोर्ट राइटिंग ही बोल देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क जो होता है हमारा, तो इसी में आपको अलग अलग तरीके के मेथड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको आगे दिखाती हूँ जो मैंने खुद की अपनी थीसिस बनाई है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आखिर हम रिसर्च पढ़ क्यों रहे हैं और हमें उसमें क्या काम करना है आगे, ठीक है। ओके, तो जो आपको दिखाई दे रही है ये बुकलेट है रिसर्च की। इसमें आप देखेंगे ये एक बुक मैंने खुद की लिखी हुई है अपनी, जिसमें ये मेरा फ्रंट पेज है। इसके अंदर एक फ्रंट पेज लगा हुआ होता है जिसमें आप अपना टॉपिक और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये रिसर्च कर रहे हो वो लिखोगे। सेकंड, आपको इसमें एक्नॉलेजमेंट लिखना होता है, फिर कुछ सर्टिफिकेट्स लगते हैं, कंटेंट लगते हैं, ठीक है। आपके चैप्टर्स की लिस्ट लगती है, फिर आपने जो टेबल्स बनाए हैं उसकी लिस्ट लगेगी, ग्राफ की लिस्ट जो आपने अपनी रिसर्च में बनाया है, फिर प्रोजेक्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका बनेगा। भी मैं सब डिटेल में बता दूंगी, तब तक आप इसको देख लीजिए बस। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम रिव्यूज और लिटरेचर जो हमने कलेक्ट किया है हम उसको लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है। तो मेथोडोलॉजी में आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो, जो भी आपने तरीका यूज किया, आप उसके बारे में इसमें बताते हो, ठीक है, मेथोडोलॉजी में। तो ये पूरा आपके मेथोडोलॉजी का चैप्टर है जिसमें आप सारे जो तरीके हैं रिसर्च के वो बताओगे जो आपने यूज़ किया है। फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन है, तो आपने जो भी आपकी फाइंडिंग्स निकली है रिसर्च की, जो भी आपका रिजल्ट है वो आप इसमें बताओगे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद ये काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, तो मैंने इसको पूरे को ना दिखा के थोड़ा थोड़ा चैप्टर ही आपको दिखाए हैं। इसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिजल्ट एंड डिस्कशन के बाद आएगा हमारा समरी एंड कंक्लूजन का चैप्टर, ठीक है। ये समरी एंड कंक्लूजन चैप्टर है जिसमें जो भी हमने काम किया है उसको हम शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। पूरा काम हम अपने शॉर्ट में लिखते हैं ताकि किसी को अगर कम टाइम है किसी को पूरी रिसर्च पढ़ने का, तो वो समरी एंड कंक्लूजन पढ़ के ही समझ सकता है। फिर इसके बाद लिटरेचर साइटेड आएगा, जो भी मैंने जहाँ से मटेरियल लिया है उसको मैं बताऊँगी। ये मेरा जो भी मैंने टेक्निकल चीज़ें यूज़ की हैं वो उसकी लिस्ट है। फिर ये आपका वीटा है, यानी कि मेरा खुद का जो इंट्रोडक्शन है एक तरह से, और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है आपकी, जो एक थीसिस है, इसी तरीके की थीसिस जो है आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो यही इसमें मेन है। अब इस पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिसर्च साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। या फिर रिसर्च प्रपोजल बोल लो आप उसको, या रिसर्च साइनॉप्सिस बोल लो। तो जो मैंने आपको अभी रिपोर्ट दिखाई थी, जो पूरी मैंने आपको थीसिस दिखाई थी, इस थीसिस को लिखने से पहले हमें क्या लिखनी होती है, एक साइनॉप्सिस बनानी होती है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक साइनॉप्सिस बनाएंगे। अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाना है, ठीक है, पीएचडी में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगी, मैं पीएचडी के में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले मुझे एक साइनॉप्सिस बनानी होगी, ठीक है, कि मैं किस टॉपिक पे अपना रिसर्च करना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो जब मैं साइनॉप्सिस बना के लेके जाऊँगी, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, उस रिसर्च प्रपोजल में मैं अपने जितनी भी मेरी वहाँ मीटिंग वो बैठे होंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे, वो मुझसे बात करेंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे एक तरह से पीएचडी में,
एडमिशन के लिए, तो वो मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या काम करना है, तो मैं उनके सामने क्या लेके जाऊंगी, एक साइनॉप्सिस लेके जाऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहती हूँ और इस टॉपिक पे काम फ्यूचर में मैं इस टॉपिक के लिए ये चीजें यूज करूंगी, यहाँ इस एरिया पे काम करूंगी, इतने सैंपल लूंगी, मुझे मैं उनको एक एक चीज बताऊंगी कि मुझे किस तरीके से काम करना है। तो उसे क्या बोलते हैं, रिसर्च साइनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले होगी वो साइनॉप्सिस होगी, साइनॉप्सिस के बाद थीसिस लिखी जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई है अभी ये पूरी थीसिस, इससे पहले क्या बनाई जाएगी, इससे पहले एक साइनॉप्सिस आपको बनानी होगी। ठीक है, तो साइनॉप्सिस में सारे चैप्टर्स नहीं होते, बिफोर रिसर्च थीसिस है ये। एक तो साइनॉप्सिस क्या है आपका, रिसर्च थीसिस से पहले वाला टॉपिक है कि जब आपको कहीं एडमिशन लेना है तो आप कौन सा क्या लेके जाओगे, सबसे पहले उनके पास साइनॉप्सिस लेके जाओगे, एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाओगे, उन्हें बताओगे कि मैंने ये काम करने का सोचा है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दें ताकि मैं इस टॉपिक पे आपकी यूनिवर्सिटी में काम कर सकूँ। ठीक है, अगर उन्हें वो टॉपिक पसंद आएगा तो हो सकता है वो मुझे एडमिशन दे दें। ठीक है, तो ये क्या है, रिसर्च साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल हम बनाते हैं। तो ये कब है, रिसर्च थीसिस से पहले मैं लेके जाऊंगी एक आइडिया उनके पास। ठीक है, तो वो मेरे आइडिया को उनको पसंद आएगा तो वो उस पे काम करेंगे। इसके अलावा क्या है, ये आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए हो सकता है या फाइनेंशियल जो आपको एड्स होती हैं, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, साइनॉप्सिस बनाते हैं। मान लीजिए मुझे एक क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मोटरसाइकिल बनानी है, सोलर एनर्जी से चलने वाली मुझे क्या बनानी है, एक बाइक बनानी है। ठीक है, अब पता है डीजल इतना महंगा हो रहा है तो मुझे क्या बनाना है, एक सोलर एनर्जी से चलने वाली मैंने सोचा है कि मैं एक बाइक बनाऊंगी। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने बाइक बनाई लेकिन उसके लिए तो बहुत सारा खर्चा चाहिए ना, बहुत सारे पैसा चाहिए। अब मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इस पैसे के लिए मैं जितनी भी बाइक बनाने वाली कंपनीज है उनके पास जाऊंगी, कहूंगी कि आप मेरे रिसर्च पे इन्वेस्ट करो, और उसको क्या लेके जाऊंगी उनके पास, मैं रिसर्च प्रपोजल लेके जाऊंगी। उसमें मैं अपने रिसर्च के बारे में सारी बातें डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या टॉपिक सोचा है, फ्यूचर में मुझे क्या चांसेस हैं कि मुझे ये लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि सोलर एनर्जी से हम बाइक चला सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और आपका डीजल बचेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको मैं ये सारा लेके जाऊंगी रिसर्च प्रपोजल उनके पास बना करके। अब वो अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो मेरे रिसर्च पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, और जब भी मेरी रिसर्च सक्सेस होगी तो मैं अपने रिसर्च की जो वो होंगी फाइंडिंग्स होंगी, टेक्निक वो उनके साथ शेयर कर लूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिसर्च प्रपोजल है। तो किसके लिए हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, रिसर्च साइनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल, ताकि हमें पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। हम एक आइडिया लेके जाएंगे उनके पास, तो किसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे, हम रिसर्च प्रपोजल के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पीएचडी से पहले हमें एक पतली सी रिसर्च 5-7 पन्नों की, 10 पन्नों की, हमें 10 पेजेस की आप मान लो लगभग, हमें क्या बनानी होती है, एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर होंगे, उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थोड़ा सा रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखेंगे और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, बस ये 3 लिखेंगे। इसमें रिजल्ट एंड डिस्कशन नहीं होता है क्योंकि रिजल्ट तो हम बाद में निकालेंगे ना, ये तो हम फ्यूचर में बता रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या काम करना है, तो हम पहले ही बता रही हूँ मैं, तो रिजल्ट तो हमारा बाद में निकल के आएगा। तो जब मैं मेरे को अप्रूवल मिल जाएगा, जब मैं काम करूंगी उसके बाद मेरे को रिजल्ट निकल के आएगा। तो आपके साइनॉप्सिस में कौन सा वाला चैप्टर नहीं होगा, रिजल्ट और समरी, आपकी इसमें समरी एंड कंक्लूजन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन से चैप्टर होंगे, इसमें सिर्फ आपके 3 तरह की हेडिंग्स हम डालेंगे। ठीक है, और 10 पन्नों में हम इन्हीं हेडिंग्स को बता देंगे कि हमें क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बल्कि मेरी तो जो एमएससी की थी वो सिर्फ 5 या 6 पेज की, मेरी गाइड ने बोला था कि आप 5 या 6 पेज में ही अपनी बात को कह दो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाते हैं क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स में, लिमिटेड लेंथ में हमें उनको बताना होता है कि लिमिटेड काम में ही हम उन्हें कन्विंस करें ताकि वो हमें क्या दे सकें, फाइनेंशियल एड दे सकें, एडमिशन दे सकें। इसके लिए हमें उन्हें लिमिटेड ही बताना होता है। ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 50 पन्नों की सिनॉप्सिस ले जाऊँ, तो 50 पन्नों की सिनॉप्सिस जो है वो पढ़े। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि हमने टॉपिक क्या लिया है। मान लीजिए मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है सोलर एनर्जी से मैं सोच रही हूँ कि मैं मोटरसाइकिल बनाऊं। ठीक है, तो जब मैं बाइक बनाने का मैंने सोचा है, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, अब हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है कि हम कौन सा टॉपिक जो है वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक हमें
हमें कौन सा टॉपिक जो है हमने सिलेक्ट किया है। मान लीजिए मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है कि मैं मोटर बाइक्स बनाऊंगी जो मेरी सोलर एनर्जी से चलेंगी, धूप में खड़ी की वो अपना भी चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके की मुझे बैटरी बनानी है। तो जो मैंने ये मेथड सोचा था, ठीक है, इसके लिए मैं इंट्रोडक्शन पूरा दूंगी। मैं ये देखूंगी कि मैंने क्या किस चीज के चलते किस बेसिस पे मैंने ये बात सोची है, ताकि पॉसिबिलिटीज भी तो बतानी पड़ेंगी ना। हवा की बात पे तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी कि क्या मैंने सोचा है कि मेरा जो किस सोच के आधार पे मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं और ये हो सकता है कि हमारे पास एक ऐसा मेथड आ जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि धूप से ही हमारी जो है वो बैटरी जो है अपने आप चार्ज हो जाए, धूप में रखिए और वो चार्ज हो जाएगी। तो मैं उसके लिए एक इंट्रोडक्शन बनाऊंगी, जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव दूंगी। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव में मैं क्या लिखूंगी कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोलर एनर्जी से चलने वाली मोटर बाइक मुझे बनानी है, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रिसर्च का। सिग्निफिकेंस दूंगी, सिग्निफिकेंस ये दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है मेरी रिसर्च की, कि अगर आपकी मोटरसाइकिल उससे चलने वाली धूप से चलने वाली अगर बाइक्स बन जाती हैं तो कितनी सारी आपकी इसके फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो आपका यही होगा कि आपका सबसे बड़ा फायदा आपका क्या होगा कि एक तो पॉल्यूशन पे कंट्रोल आएगा, ठीक है। दूसरा, जो इतनी महंगे हमारे वो जो आ रहे हैं मार्केट में, इतने महंगे मार्केट में जो डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे फायदे मैं इसमें बताऊंगी सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च में कि मैंने क्या सोचा। अपनी हाइपोथेसिस बनाऊंगी, अपनी लिमिटेशंस बताऊंगी रिसर्च की क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है फेल हो जाए मेरा रिसर्च भाई, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, 100% तो है नहीं, रिसर्च तो 100% नहीं होती, हो सकता है वो फेल भी हो जाए, ठीक है। तो पहले ये सारे मेथड मैं उसमें बताऊंगी। फिर दूसरा बताऊंगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मुझे क्या बताना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैं ये बताऊंगी, ज्यादा 4 या 5-6 रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रखूंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि क्या मैंने सोचा था कि जिसके चलते क्या मैंने सोचा था कि जिसके चलते मुझे ये लगता है कि इस तरीके की मतलब मेरी जैसी रिसर्चेस और कितने लोगों ने की है, वो सक्सेस रहे या वो फेल हुए या उनकी क्या लिमिटेशन रही या कमी रही, ठीक है। तो मैं उनके बारे में बताऊंगी जो मुझसे पहले रिसर्चेस इस टॉपिक पे हो चुकी है, ठीक है। तो वो किसे बताऊंगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले चैप्टर में बताऊंगी। थर्ड चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी में बताऊंगी कि लोकल ऑफ द स्टडी क्या है। लोकल ऑफ द स्टडी का मतलब ये है कि किस एरिया में मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। रिसर्च डिजाइन में बनाऊंगी पूरा, मैं बताऊंगी कौन सी रिसर्च डिजाइन होती है, आपको आगे किस तरीके से हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। सैंपल साइज में बताऊंगी कि कितना 300 लोगों पे काम करना है, 400 लोगों पे काम करना है, ठीक है। मेजरमेंट टूल बताऊंगी किस चीज से मुझे मेजर करना है, और डेटा कलेक्शन टेक्निक बताऊंगी किस तरीके से मैं डेटा को कलेक्ट करूंगी। अगर आपकी रिसर्च अलग अलग तरह की है तो ये हेडिंग जो है कम और ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें इतनी चीजें मैं अपनी सिनॉप्सिस के अंदर बताऊंगी। बजट बताऊंगी, पैसे बताऊंगी कि मुझे कितने बजट चाहिए, कितना मुझे लगता है कि कितने का खर्च आएगा, ये सब चीजें मैं अपनी सिनॉप्सिस में और रिसर्च प्रपोजल में बताऊंगी। सोसाइटी के लिए क्या फायदा है मेरी रिसर्च को, अगर ये रिसर्च के लिए गवर्नमेंट फंड देती है या कोई प्राइवेट सेक्टर फंड देता है या पीएचडी में मुझे एडमिशन मिलती है तो सोसाइटी के लिए क्या इसका फायदा है। जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है, वो किस पे काम कर रही है, वो इस समय एक फाइबर निकालने का काम कर रही है किसी लीफ से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो किसी लीफ से जब फाइबर निकाल रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब उसका फाइबर निकल जाएगा, ठीक है, तो वो उसको क्या करा सकती है, पेटेंट करा सकती है, उसे बेच देगी मार्केट में, तो उसको क्या होगा, एक अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके के मेथड्स हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको क्या देनी है, पहले साइनॉप्सिस बनाओगे। साइनॉप्सिस बनाने के बाद उसको गवर्नमेंट की तरफ से जेआरएफ मिल रही है, तो वो अपने उस जेआरएफ के थ्रू क्या करती है, अपने रिसर्च वर्क वगैरह में उसको हेल्प हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका पूरा साइनॉप्सिस का मेथड है। साइनॉप्सिस में मेन ये हेडिंग आए थे, जब आपकी साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो जाएगा, तब उसके बाद आप कौन सा काम शुरू करोगे, फिर आप करोगे थीसिस राइटिंग का काम शुरू, ठीक है। फिर आप रिसर्च का काम उसके बाद शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपका रिसर्च का काम हो जाएगा, आपने पूरी रिसर्च कंप्लीट कर लिया, आपकी रिसर्च सक्सेस हो गई, आपने एक ऐसी बैटरी बना ली है, तो आप क्या करोगे, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग का काम स्टार्ट करोगे, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में आपके पास कितने चैप्टर होंगे, प्रिलिमिनरी पेजेस आएंगे जिसमें फ्रंट पेज और टाइटल पेज लगता है, अप्रूवल शीट्स, इसमें सर्टिफिकेट्स लगते हैं। पीएचडी में जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उसके सर्टिफिकेट उन्होंने दिए, जो मैंने भी आपको दिखाया था। एक्नॉलेजमेंट आप लगाओगे, कंटेंट लिस्ट लगाओगे, लिस्ट ऑफ टेबल लगाओगे, लिस्ट ऑफ ग्राफ लगाओगे। इतना पोर्शन आपका किसके अंदर आ जाएगा, प्रिलिमिनरी इमेज इंफॉर्मेशन के अंदर ये सब आ जाएगा, ठीक है।
फिर मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट में आप इंट्रोडक्शन दोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर दोगे। इंट्रोडक्शन में आप अपना प्रॉब्लम बताओगे कि आपका टॉपिक क्या है, अजम्पशंस बताओगे, ऑपरेशनल डेफिनेशंस बताओगे। ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब कोई अगर टफ डेफिनेशन या वर्ड आ रहा है तो आप उसको पहले ही बता दोगे कि हमारी जो ये टफ वर्ड है इसका मतलब क्या है, ताकि पढ़ने वाले को सुविधा रहे। अपना ऑब्जेक्टिव बताओगे, रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव है, हाइपोथेसिस बताओगे और वेरिएबल्स बताओगे। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट इसमें है मेन बॉडी ऑफ रिपोर्ट में क्या क्या लिखेंगे हम, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, अजम्पशन लिखते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी रिसर्च के वो लिखते हैं, हाइपोथेसिस लिखते हैं और वेरिएबल लिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो हम इंट्रोडक्शन में अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम ये देते हैं कि हमारी जैसी रिसर्च और कितने लोगों ने की है। जनरली हम लास्ट 10 ईयर का इसमें देते हैं, पर फिर भी अगर कम है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगी अपनी वाली रिसर्च में कि मैंने किसमें क्या लिखा है। फिर आएगा आपका मेथोडोलॉजी सेक्शन। इसके अंदर हम लिखते हैं रिसर्च डिजाइन आएगा कि आपकी रिसर्च में क्या मेथड आप यूज कर रहे हो, कहाँ आप जाकर के रिसर्च का सैंपल डेटा कलेक्ट करोगे, कितने लोगों से काम करोगे, आप कितने लोगों पे काम करोगे, कौन सा टूल उसमें यूज करोगे, कौन सा क्वेश्चनर आप यूज करोगे। ये सब चीजें हम किसमें बताते हैं, मेथोडोलॉजी में बताते हैं। ठीक है, रिसर्च डिजाइन हो गई, रिसर्च अप्रोच हो गया, रिसर्च सेटिंग्स हो गई, आपकी पॉपुलेशन हो गया, डेटा कलेक्शन टूल हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये सब हम इसमें बताएंगे। फिर रिजल्ट का सेक्शन है, उसमें हम बताते हैं ग्राफ्स, टेबल्स, डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद एथिकल सेक्शंस में हम समरी, डिस्कशन और कंक्लूजन वाला पोर्शन आएगा, जो समरी एंड कंक्लूजन वाला चैप्टर था ये हम इसमें शॉर्टकट में बता देते हैं, ताकि किसी को अगर हमारी पूरी रिसर्च ना पढ़नी हो तो वो इतने से ही पढ़ करके समझ जाए। ठीक है, इम्प्लीकेशन सेक्शन में हम लिमिटेशन, रिकमेंडेशंस बताएंगे, बिब्लियोग्राफी जो मैंने आपको दिखाई थी, एनेक्सर्स दिखाए थे, वीटा हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे हम हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अब इसी को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या हमारा ये टॉपिक होता है। ठीक है, अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि ये मेरा क्या है, टॉपिक है। तो ये मेरी बुक का फ्रंट पेज है, जिसमें मैं टॉपिक्स और कुछ जो फॉर्मेट है यूनिवर्सिटीज़ का उसके अकॉर्डिंग जो मैटर उन्होंने बोला है वो मैं देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले क्या दिया है, मेरा टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज ऑफ अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी करिकुलम। ठीक है, तो मैंने ये टॉपिक लिया था। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम आता है। ठीक है, जो मैंने फिलहाल इरेज कर दिया है, यहाँ उनका लोगो आता है। ये आपका मास्टर ऑफ साइंस जिसमें भी आपकी एमएससी है वो आएगा आपका। यहाँ पीएचडी, जो पीएचडी कर रहे होंगे, जिनकी पीएचडी की रिसर्च होगी वो पीएचडी कर रहे होंगे। ठीक है, और ये कब मेरी थी, जुलाई 2012 में मैंने ये लिखी थी बुक। ठीक है, तो ये एमएससी मैंने तब की थी, तब की बुक है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये देखिए नेक्स्ट क्या है, ये भी सेम वही है, बस फ्रंट पेज का टॉपिक है वो है, फ्रंट पेज बनता है आपकी रिसर्च का, जिसमें हम अपना टॉपिक देते हैं, थीसिस देते हैं, यूनिवर्सिटी का यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आता है जो मैं हटा चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है यूनिवर्सिटी वाले नाराज ना हो जाएं, इसको मैं अगर सोशल साइट पे डालूंगी तो इसलिए मैंने वो हटा दिया था। ठीक है, वहाँ यूनिवर्सिटी का लोगो आएगा। इसके अलावा आपका ये सब आपके फॉर्मेट जो भी यूनिवर्सिटी से अप्रूव फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से आप ये लिखोगे। ठीक है, इसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट में आप ये लिखते हो कि आप अपनी रिसर्च के लिए किस किस को थैंक यू बोल रहे हो कि जिसने आपकी रिसर्च में क्या किया है, हेल्प की है। जैसे कि मेरी जो गाइड थी उनका नाम मैंने यहाँ लिखा था, और उनके अलावा जिन्होंने मेरी हेल्प की थी यानी कि मेरी एडवाइजरी कमेटी में जो जो लोग थे उनका नाम यहाँ था। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स के नाम, मेरी फैमिली के नाम, वो सब मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, ये पूरा एक्नॉलेजमेंट है जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की है इन सारे कामों में। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी की लाइब्रेरी जो है उनसे भी डेटा कलेक्ट किया था और निप्सिट की लाइब्रेरी से भी डेटा कलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये सब मैंने इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे मेरे साइन होंगे, इसमें यहाँ पे साइन होते हैं जो मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक सर्टिफिकेट लगेगा जो आपकी यहाँ पे आपकी गाइड के साइन होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड इसको अप्रूव करेगी कि हाँ हमारी ही यूनिवर्सिटी की ये थीसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गाइड के नीचे साइन होते हैं जो मैं हटा दिया है, मुझे लगा मेरी गाइड मेरी डांट ना लगा दे, तो यहाँ पे मेरी गाइड के साइन थे। तो एक सर्टिफिकेट ये लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो इसमें सर्टिफिकेट अप्रूव करता है कि हमारे ये स्टूडेंट है और इसने हमारे यहाँ अंदर से पीएचडी या एमएससी की है। ठीक है, तो इसमें सेकंड सर्टिफिकेट ये लगाया था जिसमें मेरी पूरी एडवाइजरी कमेटी के जो जो लोग थे उनके भी यहाँ पे साइन थे, जो कि मैंने हटा दिए हैं। यहाँ सब एडवाइजरी कमेटी के जितने मेंबर्स थे उनके साइन थे यहाँ पे। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट था कि हमारी ये स्टूडेंट है ये और इसने यहाँ से काम किया है। ठीक है, तो ये सेकेंड सर्टिफिकेट लगता है। इसके बाद हमारा लगेगा
आएगा। कंटेंट लगाते हैं हम, कंटेंट वाली लिस्ट, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारे क्या क्या चैप्टर्स हैं। ऐसे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा आपका, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, पेज नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं कि किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर आपका आना है, ठीक है। रिजल्ट एंड डिस्कशन, समरी एंड कंक्लूजन की इन नंबर्स पे आपके क्या है चैप्टर्स हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल में हम ये देते हैं कि हमने जो टेबल्स बनाई है रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले चैप्टर में, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी हम पूरे उसमें टेबल्स बना रहे हैं तो उन टेबल्स के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें से अगर आप देखोगे तो 4.13 वाली टेबल, ये आपको यही वाली टेबल पीछे मिल जाएगी, ठीक है। चौथे 4th चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट के अंदर 0.3 वाली टेबल ये आपकी है, तो ये आप इसमें देख सकते हो। सब 4th चैप्टर में रिजल्ट एंड डिस्कशन की टेबल्स हैं। तो ये कुछ टेबल्स की लिस्ट है और ये आप शुरू में ही देते हो जो आपने रिसर्च में टेबल्स की लिस्ट, टेबल्स लगाई हैं सारी उनकी लिस्ट, ताकि किसी को देखना हो तो वो इसी से टेबल्स को देख सकता है। और ग्राफ की लिस्ट है, ठीक है। फिर आपका आएगा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अब आप ये बताओगे कि जो आपने टॉपिक लिया था, जैसे कि मेरा टॉपिक क्या था, मेरा टॉपिक था ह्यूमन वैल्यूज ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी करिकुलम। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बोलेंगे, ये जो है, ठीक है। इस पे मुझे पूरी रिसर्च में काम करना है। मेरी गाइड को ह्यूमन वैल्यूज पे उनका बहुत फोकस था तो उन्होंने मुझे यही टॉपिक दिया था, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो भी हमने टॉपिक लिया है उसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि इस पे ही हमें काम करना है। तो ये मेरा टाइटल बोल सकते हो आप, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल सकते हो, टॉपिक बोल सकते हो इसको अपने रिसर्च का। तो ये आपका क्या, मेरा क्या था, ये था ह्यूमन वैल्यूज ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी करिकुलम, ठीक है। इसमें अब आप देखोगे तो इसमें आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में जैसा हम किसी एक टॉपिक पे निबंध लिखते हैं ना, बिल्कुल ये वही है निबंध, इंट्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। आपको क्या देना है, अपने चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देना है। जैसे हम प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स बनाते हैं तो ये क्या है, आपके एक तरह से आप मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में आपको असाइनमेंट्स ही बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो आप ये बताओगे कि आपने क्या सोच करके ये वाला टॉपिक लिया है और भी लोगों ने इस पे कितना काम किया हुआ है, बेसिकली बुक्स वगैरह पे, ठीक। तो आप ये दे सकते हो कि किसी ने ये लाइन बोली थी बुक्स में, ये लिखा था तो मुझे भी वो अच्छा लगा, ये सब सोच करके या किस सोच के चलते मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ह्यूमन वैल्यूज पे काम होना चाहिए। तो ये सब इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने दिया है कि क्या रीजन थे कि इसके चलते मैंने ये लिया है। अब देखिए, अगर मैंने किसी बुक से, जनरली हम जो इंट्रोडक्शन में लेते हैं वो बुक से लेते हैं, अगर मैंने किसी बुक से टॉपिक चैप्टर लिया है, ठीक है, ये इसमें कोई लाइन लिया, मान लीजिए ये मैंने लिया था त्रिपाठी की बुक से, ठीक है, तो मैं उनको क्या करूंगी, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है, कि त्रिपाठी की बुक से मैंने ये चैप्टर लिया है। तो ये पूरा मैं क्या करूंगी, मेंशन करूंगी, ठीक है। उनका नाम मैंने मेंशन किया और इनके बुक का मैंने पीछे रेफरेंस भी दिया है, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस देना, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस देना। तो ये हमारा पूरा जिसके भी मैंने बुक से कुछ लिया है तो मैंने उनका पूरा रेफरेंस दिया हुआ है, इसमें मैंने उनके बारे में लिखा है और पीछे मैंने रेफरेंसेस वाले में इनको डिटेल में दे रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने त्रिपाठी की बुक से ये वाला पैराग्राफ लिया है तो मैंने उनको रेफरेंस भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा 4 लाइनें मैंने उनकी बुक से ली हुई हैं, 2006 में उनकी बुक आई थी त्रिपाठी, उससे मैंने ये वाली लाइनें ली है। अब अगर हम देखें तो वो उसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस मैं कहा दूंगी, लास्ट वाला जो चैप्टर था मेरा लिटरेचर साइटेड वहाँ दूंगी, ठीक है। आप देखो कि यहाँ के कहीं त्रिपाठी का नाम होगा, अल्फाबेटिकली लिखते हैं हम, देखो कहीं त्रिपाठी, ये है, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने उनका रेफरेंस इस मेथड से यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आप देखोगे तो जो पहला वाला पैराग्राफ था वो लास्ट के चैप्टर में रेफरेंस वाले में हम इसमें देते हैं, जिसमें मैंने त्रिपाठी का वो लिखा है नाम, ठीक है। त्रिपाठी का पहले सरनेम आता है, फिर आगे का नेम आता है आपका, फिर ईयर आता है, उसके बाद जो बुक है बुक का नाम आएगा और फिर पब्लिकेशन का नाम आएगा और फिर पेज नंबर आएगा, किस पेज नंबर से मैंने ये चीज़ ली है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये रेफरेंस लिखने का तरीका है। अगर हम कोई भी बुक से रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, किसी भी बुक से मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ लिया है तो मैं उसे इस तरीके से दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस का मेथड है, ये जो लास्ट में हम लगाते हैं रेफरेंसेस, उसमें हम जो भी किसी भी व्यक्ति का अगर काम से मैंने कुछ भी लिया है, चाहे बुक से लिया हो, चाहे उनकी रिसर्च से लिया हो, थीसिस से लिया हो, तो मैं कहाँ दिखाऊंगी, उसे पीछे अपने उसमें रिसर्च में दिखाऊंगी, ठीक है।
ये हमारा लास्ट वाले जो रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले चैप्टर हैं उसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बस मैं ये लिखूंगी कि और लोगों ने जनरली बुक में इसके बारे में ये बात बोली गई है, मेरे टॉपिक के बारे में ह्यूमन वैल्यूज ये होती हैं, और इसके बारे में जितना मुझे जहाँ भी पढ़ने को, जहाँ भी मैं उसको अपनी जो टॉपिक है उसको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जैसा हम जनरली असाइनमेंट बनाते हैं किसी एक टॉपिक पे, तो जितना मुझे जहाँ से मिल सका मैंने उसका रिव्यू वो बना लिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें दूंगी अपने ऑब्जेक्टिव, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मेरी रिसर्च के, हर किसी के रिसर्च के क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो रिसर्च के मेरे क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है ये जो मेरा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था टू असिस द ह्यूमन वैल्यूज डोमेन्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, मुझे करना था जो ह्यूमन वैल्यूज की जो डोमेन्स है, लोगों स्टूडेंट जो है मेरे बीएससी के, उनके अंदर कितने तरह की ह्यूमन वैल्यूज हैं और कौन सी ह्यूमन वैल्यूज उनकी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको मैंने पहला ऑब्जेक्टिव बनाया। दूसरा है टू फाइंड आउट द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट on the need of inclusion of human value courses in their prescribed course syllabus। तो मैंने ये भी पूछा था कि क्या वो चाहते हैं कि उनके सिलेबस में ह्यूमन वैल्यू जैसे कोर्सेज इंक्लूड हो। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि उनका ओपिनियन निकालना है कि वो ह्यूमन वैल्यू जैसे कोर्सेज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, दूसरा थर्ड वाला ये था कि अगर वो जो भी मैंने कोर्स बनाया था, जो मैंने कुछ कोर्सेज बनाए गए थे, तो उन कोर्सेज में वो क्या करेक्शन चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव थे, इन तीन ऑब्जेक्टिव पे मुझे उनका काम करना था। हाइपोथेसिस मैंने अपनी रिसर्च में बनाई नहीं थी, आगे जाकर के हो सकता है कि मैं हाइपोथेसिस वाली वो भी दिखाऊं, पर मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगी किस तरीके के हाइपोथेसिस हम बनाते हैं जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो ठीक है, अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, इसमें हम ये सब लिखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखेंगे कि मेरे जैसे टॉपिक पे कितने लोगों ने रिसर्च कर रखी है। ये सब रिसर्चर के इंट्रोडक्शन है जिन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने ये सब चीज़ें जो है अपनी रिसर्च में निकाली हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे चिलाना एंड दीवान ने रिसर्च की थी 1998 पे। ठीक है, चिलाना एंड दीवान ने 1998 पे रिसर्च की थी और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिवील किया था कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो 10 तरह की होती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 10, जिसमें से 10 वैल्यूज है वो कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव हमारी ट्रूथ, सच बोलना, हमारी ह्यूमन वैल्यूज, प्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया था, इसके जो ये थे चिलाना एंड दीवान, इनकी रिसर्च निकाली थी ना, ऑनलाइन या किसी भी मेथड से मैंने इनकी रिसर्च निकाल के पढ़ी थी। उस रिसर्च में जो मुझे लगा कि मेरी रिसर्च से मिलता जुलता, इनका जो भी टॉपिक जितना भी मुझे लगा मिलता जुलता, तो मैंने वो उसमें मेंशन किया है। ठीक है, जैसे ये है हमारा गुंगोर एंड बॉर्नस्टेन, इन्होंने भी काम किया था। इन्होंने किया था जेंडर डेवलपमेंट वैल्यूज, एडेप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन कल्टिवेटिंग एडोलसेंस। ठीक है, ये इनका टॉपिक था। ठीक है, ये क्या है, ये इनका टॉपिक था। जो ये रिसर्चर है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काम किया था 14 to 17 ईयर के लड़के और लड़कियों पे, जिसमें इन्होंने लड़कियों से चीज़ें निकाली थी और लड़कों से कुछ चीज़ें निकाली थी। तो ये सब मैंने इसमें लिखा था अपने रिसर्च में। ठीक है, तो इसको आपको बस ये है कि जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड आपके क्या क्या टॉपिक इसमें है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके जो किसी ने रिसर्च की है उस रिसर्च से आप अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, जो आपकी रिसर्च को क्या करे, सपोर्ट करे। ठीक है, जनरली हमें इसमें क्या देना चाहिए, हमें एक्चुअली ह्यूमन वैल्यूज पे बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज इसमें मिले नहीं है। ठीक है, तो जनरली आप इसमें क्या देते हो, आप इसमें ये देखोगे कि किसी व्यक्ति ने क्या रिसर्च की थी। ठीक है, क्या रिसर्च की थी उसने और किस टॉपिक पे रिसर्च की थी। ठीक है, उसने किस टॉपिक पे रिसर्च की थी और उस टॉपिक में उसने क्या काम किया था और कितने लोगों पे उसने क्या काम किया था, उसने क्या क्वेश्चनर यूज़ किया था, उसने क्या टूल यूज़ किए थे और क्या उसकी फाइंडिंग थी। बस आपको अपने जो भी आपकी रिव्यू है, आपको ये लिखना है किसी दूसरी की रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो उसमें आप बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट से भी चीज़ें निकाल सकते हो, कायदे से तो आपको पूरी रिसर्च पढ़नी चाहिए। ठीक है, कोई अच्छा रिव्यू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें जो मैंने ठीक से बनाया हो, तो वो मैं नहीं तो आपको इसमें बता देती। ठीक है, तो जनरली आपको क्या बताना है कि इस फलाना इंसान ने भी रिसर्च की थी,
इसके रिसर्च का टॉपिक ये है, इसने इतने लोगों पे काम किया था, ठीक है, इसने इतने लोगों पे काम किया था और इसने कौन सा टूल यूज किया था, किस जगह पे इसने काम किया था, किस एरिया पे काम किया था, क्या इसकी फाइंडिंग्स आई थी। तो हम हर रिव्यूज में इतने लगभग 200-300 रिव्यूज हम इकट्ठे करते हैं पीएचडी में और हर रिव्यूज में हम ये बताते हैं, ठीक है। तो हर रिव्यूज में हम ये बताते हैं। तो दूसरे की रिसर्च हम पढ़ेंगे, दूसरे की रिसर्च में से हम अपने मतलब का टॉपिक जो है वो निकालते हैं, हम जितने अपने मतलब के काम की चीजें जो है वो इसमें निकालते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा गया द पेपर इन्होंने जो स्वार्ट्स थे 2009 में किया था, इनकी जो स्टडी थी वो क्या थी, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज इनकी स्टडी थी, ठीक है, बेसिक ह्यूमन वैल्यू स्टडीज थी। इन्होंने क्या किया था, सोशल साइंसेस क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेट अप्लाइंग द वैल्यू कंस्ट्रक्ट इन द सोशल साइंसेस सफर्ड फ्रॉम द एब्सेंस एंड एग्रीड अपॉन कॉन्सेप्शन ऑफ बेसिक वैल्यू टू कंटेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन अमंग दीज वैल्यू की इन्होंने बोली थी ये बात, ठीक है। तो मैंने इसको इंक्लूड किया है कि इन्होंने ह्यूमन वैल्यूज के बारे में ये बताया था। इन्होंने अपने प्रेजेंट इन्होंने क्या किया था, 70 कंट्रीज से डेटा को कलेक्ट किया था, ठीक है, और 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज किए थे, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एज ग्रुप किस में लिया था ये भी दे सकते थे, ये रिव्यू बनाते समय ये भी लिख सकते हैं किस एज ग्रुप पे काम किया था, कितने लोगों पे काम किया था, इन्होंने ये सब मुझे इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें करनी होती हैं और जो भी हम रिव्यू बना रहे हैं हर रिसर्चर का, ठीक है, तो वो हम पे है। अब इसी रिव्यू का जो है हमें पीछे रेफरेंस भी देना होगा। जैसे कि अगर मैंने रिव्यू लिखा है स्वार्ट्स का 2009 का, तो इसका पीछे मैं क्या दूंगी, इसका पीछे रेफरेंस भी दूंगी, जहां मैंने अभी आपको त्रिपाठी वाला रेफरेंस जो है वो बताया था, ठीक है। तो उसमें पीछे आपको क्या मिलेगा, रेफरेंस भी मिलेगा इसका स्वार्ट्स का, ठीक है। ये देखो रेफरेंस वाला चैप्टर कहाँ गया, ये है, ये अल्फाबेटिकली होता है। तो ये देखो आपका ये इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इनके बारे में यहाँ दे रखा है कि इनके कहाँ से मैंने ये रिसर्च ली थी। स्वार्ट्स एसएच है 2009 वाली देख रहे थे ना, 2009 वाली, इनकी भी 3 रिसर्च ले रखी है, ठीक है। तो ये लिया था, इसके इनकी रिसर्च का नाम क्या था, इनकी रिसर्च का नाम है comparability of measure for constructing a comparative research methods and application, ये इनके रिसर्च का नाम था। इस पे इन्होंने काम किया था। पहले सरनेम आता है, फिर आपका आगे का नाम आएगा जो आपका रियल नेम है, फिर आपका ईयर आएगा किस ईयर में आपने काम किया है, फिर आपने रिसर्च का टाइटल है, फिर आपके जर्नल का नाम आएगा, ठीक है, जो जिस जर्नल में ये रिसर्च छपी है। जर्नल मतलब कुछ किताबें ऐसी आती हैं जहाँ पे हम अपनी रिसर्च देते हैं, वो हमारी रिसर्चेज उन किताबों में छापते हैं। अलग एक जर्नल में कम से कम 20-30 रिसर्चेज आप छपवा सकते हो, ठीक है। ये जर्नल का नाम है, उसका वॉल्यूम और नंबर होता है, ये वॉल्यूम और नंबर है उस जर्नल का कि 50 वॉल्यूम और 4 नंबर है, ठीक है। और ये पेज नंबर है, इस पेज नंबर पे रिसर्च छपी थी जहाँ से मैंने पढ़ा उस रिसर्च को, ठीक है, और उस रिसर्च को पढ़ करके मैंने अपने मतलब की चीज़ जो है उसमें से निकाली है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये रेफरेंस हम इस तरीके से हर उसका देते हैं जिसका भी मैं नाम ले रही हूँ, जिसकी भी रिसर्च से मैंने कुछ लिया है अपनी रिसर्च में डालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है आपका, ये हो गया हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो लगभग रिसर्च के लिए आपको 200-300 रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो इंक्लूड करने चाहिए। तो ये आपके पूरे क्या हो गए हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। थर्ड चैप्टर कौन सा आएगा आपका, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें आप ये लिख के दोगे कि आप जो अपना काम कर रहे हो वो आप काम कहाँ कर रहे हो। जैसे लोकल ऑफ द स्टडी में किस एरिया में आपने काम किया, जैसे कि मैंने यहाँ पूरा बताया है कि मैंने किस एरिया में काम किया, उस एरिया का उस जगह का मैंने क्या दिया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये पूरा आप बताओगे कि किस एरिया में आपने काम किया है, किस तरीके से आपने वहाँ के लोगों को सिलेक्ट किया है काम करने के लिए, जिनके से जाकर के आप क्वेश्चनियर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो लोकल ऑफ द स्टडी में ये बताते हैं। इसके अलावा फिर आप सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड कौन सा यूज किया आपने, जैसे मैंने कौन सा किया था, मैंने सर्वे मेथड किया है, ठीक है। मैंने कौन सा यूज किया, सर्वे मेथड यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वे मेथड। तो मैं इसमें ये मेथड बताऊंगी कि कौन सा मेथड, इंटरव्यू मेथड यूज कर रही हूँ, सर्वे मेथड यूज कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर रही हूँ, केस स्टडी मेथड यूज कर रही हूँ, ये मैं बताऊंगी कि मैंने कौन सा यूज किया। वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी इसको इफेक्ट कर रही है रिसर्च को, ठीक है। इसके अलावा हमारा वेरिएबल के बाद है हमारा टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। अब टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन के लिए मैंने डेटा कलेक्शन करने के लिए कौन सा टूल यूज किया है, तो मैंने
मैंने शेरियन वर्मा का टूल यूज किया था। ठीक है, शेरियन वर्मा है एक, इनकी ह्यूमन वैल्यूज का टूल है, वो मैंने यूज करके तब अपनी रिसर्च जो है वो यूज करी थी। ठीक है, तो शेरियन वर्मा का ये मैंने आगरा साइकोलॉजिकल सेंटर से मंगाया था ये टूल, तो वहां से यूज की थी। इसके अलावा एक मेरा खुद का सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चनेयर भी था जो मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये जो टूल से 2 टूल यूज किए थे मैंने, एक तो शेरियन वर्मा का टूल यूज किया था, शेरियन वर्मा का क्वेश्चनेयर यूज किया था लोगों से बात पूछने के लिए कि क्या उनकी ह्यूमन वैल्यूज कितनी है। तो एक तो मैंने शेरियन वर्मा का क्वेश्चनेयर यूज किया था, एक मैंने खुद का अपना टूल बनाया था। ठीक है, और उसे मैंने पीछे लगाया भी है, तो यहाँ मैंने उसको लगाया भी है रिजल्ट एंड डिस्कशन के बाद, पूरा टूल हम यहाँ पीछे लगाते भी हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये शेरियन वर्मा का क्वेश्चनेयर मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है, ये पूरा क्वेश्चनेयर मैंने यहाँ पे इसमें लगा रखा है अपनी रिसर्च में। ठीक है, और ये मेरा खुद का सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चनेयर है। ठीक है, और ये जो हमारी वो बनाया गया था सिलेबस, ये जो मैंने ह्यूमन वैल्यूज का सिलेबस के बारे में पूछा था कि उन्हें सिलेबस पसंद आया या नहीं पसंद आया, स्टूडेंट चाहते हैं कि सिलेबस हम लगाएं, तो वो उसके बारे में मैंने यहाँ क्वेश्चनेयर बनाया। तो इसमें ये मेरा खुद का सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चनेयर है, तो उन्होंने बताया था कि उनको ये चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप बाद में जो भी टूल आप यूज करो उसको लास्ट में आप टूल को लगाते भी हो पूरे इस एनेक्सर्स में। ठीक है, ठीक है, तो टूल मुझे मैंने क्या क्या यूज किया मैंने वो दूंगी। डेटा कलेक्शन का मेथड मैं क्या यूज कर रही हूँ, लोगों के घर जा जाके विजिट कर रही हूँ लोगों के घर, तब जाके मैंने डेटा कलेक्ट किया है, या किसी एक जगह मैंने उनको बुला लिया है तब डेटा कलेक्ट किया है, ये मेथड मैं उसमें बताऊंगी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, मैंने जनरली परसेंटेज मेथड पे निकाला था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम यूज करते हैं, क्योंकि एमएससी में बहुत ज्यादा टेस्ट हम नहीं लगाते, थोड़ा सिंपल सा कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे इसमें हाइपोथेसिस भी नहीं है, क्योंकि मेरे गाइड ने बोला है कि आपकी एमएससी की है तो बिना हाइपोथेसिस के भी आप बना सकते हो, तो रिसर्च कर सकते हो बिना हाइपोथेसिस के, लेकिन हाइपोथेसिस से थोड़ी रिसर्च में क्वालिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो अब जब मैं पीएचडी की करूंगी तो मैं उसमें हाइपोथेसिस बनाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट एंड डिस्कशन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन। इसमें मैं पूरा रिजल्ट बताऊंगी हर ऑब्जेक्टिव के अंदर कि क्या मेरे रिजल्ट आया है और क्या मैं किसके थ्रू, टेबल्स के थ्रू और ग्राफ के थ्रू। इसमें पूरा रिजल्ट बताऊंगी कि 5.8% लोगों ने बोला कि रिलीजन वैल्यू जो है बहुत हाई निकली है, वेरी हाई में आए हैं, सिर्फ 29.41 की हाई आई है, 35 की एवरेज आई है, 17.65% बच्चों की लो आई है, और 11.76 बच्चों की परसेंटेज बच्चों की वेरी लो आई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिर मैं अपने पूरे रिजल्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस मेथड में, रिजल्ट एंड डिस्कशन मेथड में। तो इसमें आप स्टैट्स लगाओगे, ग्राफ बनाओगे, चार्ट बनाओगे, उसमें आप अपने रिजल्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, और उसे डिस्कस भी करोगे अपने रिजल्ट के बारे में कि किस तरीके से आपका रिजल्ट आया है, परसेंटेज बेस पे आया है। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल में किस में ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ये सब हम इसमें दिखाएंगे। जैसे मैंने मेल्स की भी अलग निकाली है, फीमेल्स की भी अलग निकाली है, तो हम ये सब दिखाते हैं। जैसे इस चैप्टर में क्या निकाला है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स कैटेगरी अंडर ह्यूमन वैल्यू डोमेन्स ऑफ पर्सनैलिटी अक्रॉस जेंडर। ठीक है, तो इसमें जेंडर्स के मैंने 2200 फीमेल पे काम किया था। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके से निकालते हैं। ये सब रिजल्ट एंड डिस्कशन है, तो इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। इसके बाद समरी एंड कंक्लूजन है। समरी एंड कंक्लूजन कुछ नहीं है, जो अब तक हमने इतनी मोटी बुक लिखी है उसी को हमने शॉर्टकट में 2 पेज में लिख दिया, ताकि किसी को क्या अगर पढ़ना है तो वो इसी को पढ़ के काम चला ले। ठीक है, तो ये समरी एंड कंक्लूजन है। तो समरी एंड कंक्लूजन में ऑब्जेक्टिव स्टडी के आ जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव थे ये कट पेस्ट करके भी आप चला सकते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बता दोगे एक पैराग्राफ में, क्या क्या आपने यूज किया है, उसके बाद आप थोड़ी सी अपनी फाइंडिंग्स बता दोगे। ठीक है, फिर कंक्लूजन हो जाएगा, फिर स्कोप ऑफ फ्यूचर स्टडी जाएगी, फ्यूचर में कैसे स्टडी, क्या इसमें से क्या स्टडी आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका इसके बाद आएगा लिटरेचर साइटेड। ठीक है, तो समरी एंड कंक्लूजन कुछ नहीं है, जो पूरी हमने थीसिस बनाई है उसी का शॉर्टकट हम बना देते हैं, ताकि अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी रिसर्च पढ़ सके तो समरी एंड कंक्लूजन ही पढ़ ले। ठीक है, तो कट पेज से ही बना दिया था मैंने, तो बस वहां से कट करके इसमें डाल दिया था। इसके अलावा आपका लिटरेचर साइटेड है। लिटरेचर साइटेड में आप यही बताओगे जो आपने जहाँ से लिया था उसके बारे में आपने पूरा उसको क्या दिया है, उनको क्रेडिट दिया है जिनका भी काम आपने अपनी रिसर्च में लिया है। ठीक है, तो इसके बाद एनेक्सर्स है। एनेक्सर्स में आपने वो लगाए हैं जिनका आपने जो टूल आपने यूज किया था, जो टेक्निकल चीजें आपने यूज किया वो सब आप कहाँ लगाओगे, एनेक्सर्स में लगाओगे। इसके बाद
बाद वीटा लगा देते हैं। वीटा में हम क्या है, वीटा में ये लगाते हैं कि मेरा खुद का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं इसमें लिख दूंगी कि मैंने क्या कब क्या किया है, ये सब मैं इसमें लिख देती हूँ, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे, अपनी रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ काफ़ी कुछ होता है जो मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मैडम की सिग्नेचर थी और यहाँ पे मेरे सिग्नेचर थे, तो वो ये, और ऊपर भी इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा जो मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें हटा दी हैं फॉर्मेट में। और ये वैसे भी फॉर्मेट वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब क्या है, जो मेरी पूरी थीसिस थी उसका शॉर्टकट था, उसका शॉर्टकट क्या था हमारा, समरी एंड कंक्लूजन। अब ये समरी एंड कंक्लूजन का भी शॉर्टकट है, ठीक है। एक पेज में बता दिया है पूरे रिसर्च के बारे में जो मैंने काम किया था, ठीक है। तो ये एक हिंदी में और इंग्लिश में लिखते हैं। अब अगर किसी के पास बहुत ही कम टाइम है, उन्हें सिर्फ एक ही पेज में पढ़ना है कि भाई इसने क्या काम किया है, तो क्या करेगा, बस एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेगा, उसे पता चल जाएगा कि क्या काम हुआ है इसका, ठीक है। तो ये पूरी आपको मैंने अपनी रिसर्च दिखाई है। इस रिसर्च से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमें फ्यूचर में जाकर के हर किसी को अपनी पुस्तक लिखनी है। अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप पीएचडी लाइन में जाओगे, क्योंकि टीचिंग लाइन में पीएचडी तो आपको करनी ही पड़ेगी कभी ना कभी, तब आपको उस पीएचडी के लिए कंपलसरी है कि आपको अपनी खुद की एक रिसर्च लिखनी होगी, ठीक है। थीसिस आपने अपनी लिखनी होगी। उसी के लिए हम ये वाला जो रिसर्च वाला टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम रिपोर्ट राइटिंग भी रखेंगे। पूरी रिपोर्ट हम इस तरीके से बनाते हैं, जो एमएससी का इस बार का सिलेबस आया है सेकंड सेमेस्टर का, उसका रिपोर्ट राइटिंग का पूरा चैप्टर ही ये है, ठीक है। तो उसमें पूरी रिपोर्ट राइटिंग हमें इसी तरीके से करनी है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि साइनॉप्सिस क्या है और रिसर्च प्रपोजल क्या है, वो कब बनाते हैं। वो पीएचडी में एडमिशन से पहले बना रहे हैं, थीसिस करने से पहले बनाते हैं कि हमें क्या काम करना है। उसके बाद आप जब का काम आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग वाला काम करोगे, फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे, फिर आप अपनी थीसिस लिखोगे, ठीक है। ये पूरी थीसिस जो मैंने अभी आपको दिखाई वो सब इसमें आएगा, सब इसी के अंदर के टॉपिक थे उसमें। इसके बाद आपका जो है रिसर्च पेपर, ठीक है। एक और टॉपिक है इसके पीछे, रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है, जो मैंने काम किया, जैसे समरी एंड कंक्लूजन था ना, जो मैंने काम किया है उस काम को मुझे 2 या 3 पेज में कुछ लिमिटेड वर्ड्स में अपने काम को दिखाना है, ताकि मैं क्या करूं, लोगों को बता सकूं, उसे पब्लिश करने के लिए भेज सकूं, ठीक है। कि मेरा काम ये था और मैंने ये मेहनत की है, ये रिसर्च निकाला है और इससे ये फाइंडिंग्स निकाली है। और पब्लिश कौन करेगा, जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। बहुत सारे जर्नल्स हमारे निकलते हैं, अच्छी लाइब्रेरी में ये लिखे भी रहते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम साइंस भी है। बहुत सारे जर्नल्स हमारे निकले होते हैं। उन जर्नल्स में आप क्या कर सकते हो, अपने रिसर्च को भेज सकते हो और वहाँ पे उन एक जर्नल में लगभग 20-30 रिसर्च पेपर वो छापते हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर क्या है, समरी ऑफ थीसिस है फॉर पब्लिकेशन इन जर्नल। हम किसमें जर्नल्स में पब्लिकेशन करने के लिए हम रिसर्च पेपर को छापते हैं। इसमें आपके क्या क्या चैप्टर आएंगे, इंट्रोडक्शन आएगा एक तो चैप्टर, थोड़ा सा मतलब आपने आधे पेज का इंट्रोडक्शन लिख लिया अपना, ठीक है। जो आपने वहाँ पीछे 10 पेज में लिखा था उसी को समराइज करके आपने आधे पेज में समझा दिया, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 2-3 रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने डाल दिए, रिव्यूज डाल दिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने डाली, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख दी कि आपने आधे पेज में कि क्या आपने कहाँ काम किया था, कितने लोगों पे काम किया है, क्या आपका सैंपल साइज था, कौन सा आपने टूल यूज किया था और क्या आपने मेथड यूज किया था, सर्वे मेथड था, इंटरव्यू मेथड था, ये आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन में आपने जो आपकी फाइंडिंग्स थी वो आपने आधे पेज में, एक पेज में अपनी फाइंडिंग्स जो है शॉर्टकट में बता दी। समरी एंड कंक्लूजन आपने आधे पैराग्राफ में एक समरी एंड कंक्लूजन वाला भी दे दिया कि मेरी रिसर्च का समरी ये है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने पीछे रेफरेंसेस भी दिए, जो आपने रिव्यू लिटरेचर लिया या जो भी लिया उसके आपने रेफरेंसेस भी आप अपने रिसर्च पेपर के पीछे दोगे, ठीक है। और साथ में एक एब्स्ट्रैक्ट भी लिख के दोगे आधे पेज का या 8-10 लाइन का, वो लाइन क्या होंगी, वो आपके रिसर्च पेपर के ऊपर ही छपी हुई होंगी, ठीक है। तो रिसर्च पेपर कुछ नहीं है, रिसर्च पेपर भी ये है कि जब मैंने अपनी रिसर्च कर ली, तो क्योंकि आपने सुना होगा पीएचडी की रिसर्च सबमिट होने से पहले आपके 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना कंपलसरी है, तभी आपकी जो थीसिस है वो सबमिट होगी। तो रिसर्च पेपर में क्या है, रिसर्च पेपर में आपका इंट्रोडक्शन ये वाले चैप्टर आएंगे। सिनॉप्सिस में क्या था, उसमें रिजल्ट एंड डिस्कशन नहीं था, ठीक है। सिनॉप्सिस पहले बनाते हैं, फिर थीसिस बनाते हैं, उसके बाद रिसर्च पेपर बनाते हैं। जो आपने काम किया उसको आपको लोगों को बताना होता है, कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, ताकि आपके जो फेलोज हैं, जो आपके साथ के जो रिसर्च फेलोज हैं, उन्हें आपकी रिसर्च के बारे में पता चले, ठीक है। इसीलिए तो लिख रहे हैं ना बुक हम। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो रिसर्च पेपर में आपके रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला चैप्टर भी आएगा, सिनॉप्सिस में वो नहीं है। रिसर्च पेपर हमारे किस में बनेगी, पास्ट में बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो काम हम कर चुके हैं। हमेशा फ्यूचर में क्या बनेगा, फ्यूचर में आपकी साइनॉप्सिस बनेगी कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे, ठीक है। तो वो क्या बताओ, आप वहाँ कौन सा टेंस यूज करोगे,
यानी कि फ्यूचर टेंस यूज करोगे आप सिनॉप्सिस में, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए बता रहे हो कि मुझे आप पैसे दो या मुझे अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दो, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इस टॉपिक पे काम करना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो फ्यूचर के लिए बनाएंगे सिनॉप्सिस। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट हम पास्ट में बनाते हैं जनरली, पास्ट में या फ्यूचर में भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली हम पास्ट में बनाते हैं क्योंकि सारा काम हम कर लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग का काम करते हैं। लास्ट स्टेप है आपकी रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। पूरा सारा आप डेटा भी कलेक्ट करके ले आए, लोगों से बातें भी कराए, आपने सारा काम कर लिया, उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग करने बैठोगे, ठीक है। और फिर जब आपकी थीसिस लिख गई, आपने पूरा अप्रूव हो गई, आपकी पीएचडी अवार्ड हो गई, आपकी एमएससी अवार्ड हो गई, उसके बाद आप क्या करोगे, रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे अपनी पीएचडी में की रिसर्च अपनी थीसिस में से, ठीक है। थीसिस में से अब आप अपनी थीसिस में जो भी आपने काम किया उसे 2 पेज में लिख करके आप बहुत सारे जो इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स हैं उनमें भेजोगे। वो अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो अपने जर्नल्स में आपके पेपर्स को छापेंगे, ठीक है। और इनके मार्क्स होते हैं पीएचडी के लगभग एपीआई में, अभी एक जगह का एपीआई निकला था तो उसमें 30 मार्क्स थे पीएचडी के, और 30 मार्क्स पीएचडी के थे, और आपके एक रिसर्च पेपर के 2 मार्क्स थे, ठीक है। तो लगभग आप 10 नंबर तक के रिसर्च पेपर, यानी कि आपने 5 रिसर्च पेपर छपे हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लगा लीजिए पीएचडी से और उससे आपको 14 मार्क्स का अंतर पड़ रहा था, ठीक है, पड़ गया था एपीआई में, जो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये लगभग आपके इतने टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं। कल से हम इसका नया जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।